हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे उपस्थित और बड़े अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने। मेरे प्यारे बच्चों, सभी वर्क छोड़कर क्लास को लास्ट तक वॉच करें। क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ दिखाई देंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और दिल्ली पुलिस जैसी परीक्षा को आप ऐसे ही बहुत आसानी से पास कर जाओगे आप। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अभी यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग जिनकी हुई है तो वो बच्चे सभी बहुत बच्चे अभी हमारे पास आए नहीं, लेकिन बहुत बच्चे डेली आ रहे हैं और उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग करोगे, ज्वाइनिंग लेटर आपको भी मिलेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास कम से कम 6-6, 10-10 ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में अलमारी में रखे होंगे और ये भी डिसीजन लेने में आपको बड़ी कठिनाई होगी कि कहाँ पर कौन सी जॉब को मुझे जाना है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप दिल्ली पुलिस के लिए अच्छे प्रैक्टिस के साथ जीएस के लिए देखिए आप पहला क्वेश्चन पढ़िए आप आराम से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का आंसर लगाना है और बहुत ही कंटेंट के साथ मैंने आपको क्वेश्चन रखा है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ ही क्वेश्चन आपको लगाना है। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन है और दिल्ली सल्तनत की बहुत दिन से विविध एक्सप्रेस की क्लास में क्वेश्चन कम रखे गए, तो दिल्ली सल्तनत का भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए आप, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। लगाइए आप, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, इब्राहिम लोधी। और अगर कुछ, ये तो अंतिम शासक है लोधी वंश का, ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? इब्राहिम लोधी। और दिल्ली यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन है? अगर लोधी वंश का आपसे संस्थापक पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, फाउंडर पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा? बहलोल लोधी। लोधी वंश का फाउंडर आपसे पूछा गया तो आप क्या था? बहलोल लोधी। और जौनपुर नगर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? बहलोल लोधी ने मिलाया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सिकंदर लोधी है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। आप देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, और इस अगर लोधी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर ये है। और सिकंदर लोधी है, इसने आगरा नगर बसाया है। आगरा नगर किसने बसाया मेरे प्यारे बच्चों? आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया। 1504 में बसाया। आगरा को राजधानी बनाया किसने? आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने 1506 में। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ, क्लास के साथ आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको क्लास के साथ बने रहोगे, क्लास को डेली वॉच करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस ही नहीं, मेरे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े टेस्ट को आप पास कर पाओगे। बिल्कुल आप इस क्लास के साथ बने रहिए, विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ बने रहिए। ये क्लास आपको बड़े से टेस्ट को पास कराएगी। उसी कंटेंट के साथ मैं लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको जब जीएस पढ़ाता हूं तो जीएस कोई मैं ऐसे नहीं 15-20 मिनट की जीएस डाली या छोड़ दिया। 15-20 मिनट की क्लास मेरी नहीं होती है। मैं लंबी रेस, मैं आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहता हूं। आपको लंबी रेस के लिए चलना है, ना कि एक छोटी रेस के लिए दौड़ लगानी है। आपको लंबी रेस के लिए मेहनत करनी है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम बेशक उसमें लगेगा, लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ किसी एक बड़े बी ग्रेड और ए ग्रेड के अफसर भी आप बन सकते हो। आप देखिए, आप मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट दिया, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और यहाँ पर आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोधी। आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोधी 1506। ये जो सिकंदर लोधी है, इसके बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन है। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया? हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया? सिकंदर लोधी। तो मेरे प्यारे, जो कौन सा सुल्तान था जो कभी दाढ़ी नहीं रखता था? तो सिकंदर लोधी। कौन सा सुल्तान था जो कभी दाढ़ी नहीं रखता था? सिकंदर लोधी। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया पॉइंट आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लोधी वंश का इब्राहिम लोधी है, ये कौन से युद्ध में मारा गया? कौन से युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई मेरे प्यारे? आप लगा सकते हो। आप युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोधी। कौन से युद्ध में? पानीपत के फर्स्ट युद्ध में 1526 में। किस किस के बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच। चलिए आप
चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देख चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए आप संत कबीर, देखिए आप संत कबीर के गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। किसी मेरे प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि हमें संत कबीर के गुरु का नाम याद नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है रामानंद। इन संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद कौन थे? रामानंद। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ बढ़िया, देखिए आप एक क्वेश्चन देखिए आप, कितना बढ़िया एक इतिहास का क्वेश्चन आपके सामने आया है। बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, मियां मीर और अहमद सरहिंद। आपको मेरे प्यारे बच्चों इनका मैच करना है कि इनमें से कौन सा संबंध इनका इन परंपरा से या इन परंपरा या संप्रदाय से रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आएगा। अगर आप एक दो ऑप्शन को भी इसके को पकड़ जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल लगाइए आप, बहुत मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। बिल्कुल स्पीड के साथ लगाइए। सबसे पहले आप इसको देखिए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो किससे? चिश्ती संप्रदाय से है, चिश्तिया संप्रदाय से है। और मियां मीर का संबंध मेरे कादरी परंपरा से है, कादरी परंपरा से है। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहारवादी संप्रदाय के फाउंडर हैं। और अहमद सरहिंद का संबंध नक्शबंदी परंपरा से है। मेरे प्यारे बच्चों अब आप अपने देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल देखिए आप नंबर 1 को देखिए, नंबर 1 थर्ड पे आ रहा है। तो थर्ड मेरे पे जो कौन से में आ रहा है? थर्ड में एक में आ रहा है 3214, 3214, 2 का 2 आएगा 3214। मेरे पैचो आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? कितना लैंग्वेज को थोड़ा सा इसने सिर्फ वैसे घुमा दिया है। सिर्फ ये पूछा है कि शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम था। मेरे पैचो लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ कौन सा आपका बिल्कुल सही आएगा। शिवाजी के समकालीन में कौन सा आएगा अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम। मेरे पैचो लगाइए आप स्पीड के साथ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप लगाओगे इसका आंसर, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन बीच में छोड़ता रहूंगा आपके लिए कि आप उसकी प्रैक्टिस करें और खुद लगाएं, ढूंढें इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आप विजयनगर में से किस नदी के तट पर है? बिल्कुल लगाइए आप इस क्वेश्चन को। चलो मैं बताऊंगा आपको, अगर आप लगाते हो तो ठीक है। देखिए आप मेरे पैपचाप विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कावेरी है, कृष्णा है, वाण गंगा है, यानी कि ये वेण गंगा है। अगर देखा जाए तो टाइपिंग में गलती हुई है, वेण गंगा, इसे बोलते हैं वेण गंगा, और ये तुंगभद्रा। तो विजयनगर कौन सी नदी के किनारे है? मेरे पैचो क्या लगाओगे आप? तुंगभद्रा, ये आंसर आएगा तुंगभद्रा। क्लियर? तुंगभद्रा। अब यहाँ देखिए आप, अगर मैं पूछ लूँ आपसे श्रीरंगपट्टनम कौन सी नदी के किनारे है? श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। 1 पॉइंट दूंगा मैं आपको। श्रीरंगपट्टनम मेरे प्यारे बच्चों बताइए कौन सी नदी के किनारे है? ये शहर कौन सी नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। और श्रीरंगपट्टनम को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? इसको राजधानी बनाने वाला मैसूर का सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहां पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी ज्यादा बार पूछा गया है। जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको उसके सामने बोर्ड पर आपके सामने उसको बिल्कुल डिक्टो छाप देता हूं आपके लिए, कि जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों का ऐसे क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होने चाहिए। क्लियर? देखिए आप विजयवाड़ा, अगर आपसे कभी पूछा कि विजयवाड़ा शहर कौन सी नदी के किनारे है? मेरे पैचो लगाइए आप विजयवाड़ा शहर कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। मेरे पैचो नोट कर लेना, आप नोट कर लेना। चलो मार्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, चलो देखते हैं।
चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर, देखिए आप नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, अमुक्त माल्यवाद ग्रंथ या अमुक्त माल्यवाद किसका कार्य है, ये कितना क्वेश्चन ऐसे घुमा रहा है। तो अमुक्त माल्यवाद एक अपना में क्या है, ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के राइटर कौन है मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अमुक्त माल्यवाद ग्रंथ किसने लिखा है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की जो स्पीड है, इतनी टाइपिंग की स्पीड उन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि उन मेरे प्यारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल वो समझ गए हैं कि अमुक्त माल्यवाद जैसे यहाँ लिखा आया तो वो तुरंत लगाएंगे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। अभी जो कृष्णदेव राय है, तो मेरे प्यारे जो बताइए कृष्णदेव राय कौन से वंश के राजा थे। अगर कृष्णदेव राय का वंश आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा दिया है, बिल्कुल जिन्होंने इतिहास की क्लास को, कंटेंट को ऑफलाइन में या दिल्ली पुलिस की साइट पर पूरे इतिहास को पढ़ लिया है, उन मेरे प्यारे बच्चों का ऐसा क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं होगा। और ऑप्शन में भी आपके सामने आ गए, तुलु वंश से बिलोंग करते हैं कृष्णदेव राय, और सबसे महानतम राजा, अपने वंश के नहीं पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम राजा हुए हैं, सबसे महानतम राजा। इनके लिए बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में सबसे महानतम राजा बोला है, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में इनको सबसे महानतम राजा की संज्ञा दी है मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णदेव राय। कितने विद्वान इनके दरबार में रहते थे, कितने विद्वान इनके दरबार में रहते थे मेरे बच्चों, 8 विद्वान, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज इनके दरबार में रहते थे मेरे बच्चों, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। चलिए पेन थोड़ी प्रॉब्लम, चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए आप, बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी। तब मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चे गलत भी लगा रहे हैं। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लगाइए। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई है, बिल्कुल आगरा, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई है, आगरा में हुई है, लेकिन आगरा उसके बाद इसके इनके द्वारा चुना गया जो स्थान था वो कहां था, काबुल। तो यहाँ आगरा में इनको कहां दफनाया गया, आराम बाग में। वहां से फिर इनकी कहां पर इनकी दरगाह का, कहां पर इनका मकबरा बनाया गया, काबुल में है। तब मेरे बच्चों कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर आएगा आगरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बाबर का मकबरा कहां पर है, तब मेरे बच्चों आप क्या लगाओगे, काबुल। बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल में है, और काबुल कौन से देश में है, अफगानिस्तान में है। क्लियर। तो बाबर की मृत्यु कहां पर हुई, आगरा में हुई। तो अगर ऐसे पूछे तो आगरा लगाना है, और मकबरा पूछे तो मेरे बच्चों काबुल लगाना है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे बच्चों। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। कालानूर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो इस लाइन से सीधा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जब अकबर का राज तिलक हुआ तो उस टाइम अकबर की उम्र कितनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखकर आप बताइए कितने वर्ष का अकबर गद्दी पर बैठ गया। अब अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। अकबर की उम्र कितनी थी, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तब मेरे प्यारे बच्चों बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है 13 वर्ष। अकबर का जब राज तिलक हुआ तो अकबर की उम्र कितनी थी, 13.5 वर्ष के आसपास थी। लेकिन जब 13 वर्ष या 13 वर्ष भी ऑप्शन में नहीं आता, 14 वर्ष आता, तो मेरे बच्चों आप उसको भी क्लिक करते। जब यहाँ 13 दे रखा है तो आगे 15 में ज्यादा डिफरेंस है, 15 नहीं लगाओगे तो फिर आप 13 लगाकर अपना ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर 13 के स्थान पर 14 वर्ष होता और 13 नहीं होता तो मेरे बच्चों फिर आप 14 लगाते। क्लियर। कि 13.5 वर्ष का ही गद्दी पर बैठ गया तो 13.5 या इस तरह से तो आता नहीं है, तो 13 वर्ष लिखा आएगा या 14 वर्ष लिखा आएगा। तो मेरे बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है। लिखिए आप अकबर का, चलो इस लाइन को लिख लो आप। बहुत मेरे बच्चों ने लिख भी रखा है ऑफलाइन क्लास में अकबर की इस लाइन को, राज तिलक की लाइन को। अकबर का राज तिलक बैरम खां की देखरेख में,
बैरम खां की देख रेख में, बैरम खां की देख रेख में पंजाब के गुरुदासपुर जिले, पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर, कालानौर नामक स्थान पर मिर्जा अबुल कासिम द्वारा इनका राष्ट्र लिखवा मेरे प्यारे बच्चों। और सन पूछ रहा है तो 1556, सन पूछ रहे तो 1556 में अकबर का राष्ट्र लिखवा है। अब 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं आप बढ़िया कंटेंट के साथ। इसमें डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है इसमें, देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए रासलक किसकी देखरेख में हुआ तो मेरे प्याचा आपका आंसर क्या आएगा, बैरम खां की देखरेख में। कई क्वेश्चन बनते हैं और पंजाब के कौन से जिले में, गुरुदासपुर जिले में। अगर आपसे वो स्थान पूछता है तो स्थान तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में भी रख दिया है कालानौर, लेकिन वो कालानौर है, कालानौर नामक स्थान पर। और किसके द्वारा इनका राष्ट्र लिखवा है तो मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। किसकी देखरेख में हुआ है, बैरम खां की देखरेख में। जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये सब आपके लिए मेरे प्याचो क्या है, फैक्ट हैं। बैरम खां पूछे, गुरदासपुर जिला पूछे और कालानौर नामक स्थान पूछे, किसने राष्ट्र किया, मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। कौन सी सन में राष्ट्र लिखवा, 1556 में। तो 1542 1556 जब इसका देखो 13.5 वर्ष आता है तो यहाँ सीधा आप 13 वर्ष लगाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस नोट को, इस पॉइंट को आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक पॉइंट, एक एक क्लिप मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से दूंगा। उसमें थोड़ा सा सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जिन बच्चों के अंदर धैर्य नहीं होता उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्जाम के लिए, और वर्दी उनको भी चाहिए बट उनके अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य बना के रखोगे तो एक दिन मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करोगे, ये बिल्कुल मेरा आपसे वादा है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है और आपकी पढ़ने की जो सीटिंग की जो क्षमता है बहुत कम है तो मेरे प्यारे बच्चे जॉब नहीं मिल पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सीटिंग भी बहुत अच्छी है, धैर्य के साथ बड़े हुए, इस लॉकडाउन जैसे समय में उन्होंने 5-6 महीने लगातार, 5 महीने से लगातार, 4 महीने से लगातार विविध एक्सप्रेस की क्लास को डेली वॉच किया है। उन बच्चों के आप रजिस्टर देखना मेरे प्यारे, जो कई रजिस्टर उन्होंने विविध एक्सप्रेस की क्लास से भर दिए हैं। अब वो इस भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उन मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे आपको जो जीएस कराई जाती है ये डग्गा मार जीएस नहीं कराई जाती है कि 15-20 मिनट की क्लिप डाली भाग गए, 20 क्वेश्चन लिखे निकल गए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पूरे कंटेंट के साथ, पूरे तरीका के साथ बिल्कुल एक घंटे की विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपके लिए डालता हूँ और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। यानी वो जीएस नहीं कि 10-20 क्वेश्चन लिखवाए बढ़ गए आगे के लिए, वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको दिशा के प्लेटफॉर्म से बढ़ना है, उसको पढ़ना है अच्छे से, तो दिशा प्लेटफॉर्म पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और कुछ अच्छी चीज़ें जो मिलती हैं मेरे प्यारे थोड़ा सा वेट करके मिलती हैं, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप अगर आपको कहीं अच्छे मुकाम को हासिल करना है तो मेरे प्यारे थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है तो मेरे प्यारे आप बिल्कुल जीवन में मार खा जाओगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे पॉइंट 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन तो मैं अभी लिखवा के 15 मिनट में मैं भी यूट्यूब से अलग हट जाऊंगा। मेरे प्यारे मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चों का जब बेस ही अच्छा नहीं हो पाएगा तो उन क्वेश्चनों का कोई फायदा नहीं है। जब मेरे प्यारे बच्चों का कोई पॉइंट जो बेस, कोई सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं हो पाएगा तो कैसे मेरे वो प्यारे बच्चे किसी बड़ी परीक्षा को पास कर पाएंगे और कैसे छोटी परीक्षा के क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं आएगा समझ में। ये मैं जानता हूं कि आपको किस तरीका से पढ़ाना है। ये नहीं 15-20 क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट लिखाए, यानी कि कोई खिलाड़ियों के लिखवा देंगे, उसके लिखवा दिए, 10-20 क्वेश्चन लिखवाए चल दिए 20 मिनट में। मेरे प्याचो ऐसे क्लास नहीं होगी। अगर आप दिशा की प्लेटफॉर्म से क्लास को वॉच करते हो आप तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और मेरे प्याचो क्लास को लास्ट तक
वॉच करेगा, हम आपके साथ कभी भी जीवन में गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। चाहे आप क्लास को 10 देखें या 100 देखें या 200 देखें या 1000 देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिशा के प्लेटफॉर्म से आप क्लास करते हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों धैर्य रखना पड़ेगा। दिशा के प्लेटफॉर्म से वही बच्चा क्लास कर सकता है, वही वहां रुक सकता है जिसके अंदर धैर्य है, जिसको पता है कि मुझे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचना है, बड़ी परीक्षाओं को भी मुझे पास करना है, वही दिशा के प्लेटफॉर्म पर बैठ सकता है। तो मेरे बच्चों आप पूरे घंटे की क्लास चलती है, तरीका से क्लास चलती है, यानी बिल्कुल इस तरीका से क्लासें नहीं चलेंगी जैसा आप सोच रहे हो। आप क्लियर? देखिए आप, चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 9, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज घुमा रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। मेरे प्यारे, आप भी समझ रहे हो इस बात को। देखिए आप, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे प्यारे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, सती प्रथा को किस मुगल बादशाह ने, सती प्रथा पर किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई? जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इतिहास को मुझसे पढ़ा है उनका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लगाइए स्पीड के साथ, मैं आपकी टाइपिंग चैट को बिल्कुल वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं कौन बच्चा कौन से क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहा है, कौन गलत लगा रहा है। तो मेरे प्यारे, आपका क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बेशक मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, आप ये मत सोचना कि मैं आपके पास नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपके पास हूं। एक एक बच्चे की चैट को मैं देख रहा हूं, कौन सा बच्चा क्वेश्चन का आंसर कितनी स्पीड के साथ लगा रहा है। कोई बात नहीं, आप क्लास को बराबर वॉच करोगे, आज नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर कल लगाओगे। आप डरना नहीं है, आपको पढ़ना प्रेशर में, मैं आपको बिल्कुल प्रेशर में पढ़ाऊंगा। मेरे कुछ काम कभी कभी प्रेशर में भी होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल यूट्यूब पर भी आपको ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल हमको सर धमका रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे ऑफलाइन क्लास की तरह। तो बिल्कुल इसीलिए बहुत मेरे प्यारे बच्चे रात 8:30 बजे की क्लास को बिल्कुल वॉच करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब सर आए, कब हमें विद एक्सप्रेस की क्लास मिले। बिल्कुल बहुत बच्चे तो कभी कभी जब क्लास नहीं मिलती है तो बहुत निराश भी हो जाते हैं कि आज हमें एक्सप्रेस की क्लास, जीएस की क्लास नहीं मिल पाई है। तो मुझे भी कभी कभी बहुत खेद रहता है कि आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए क्लास नहीं गिर पाया, किसी कारणवश ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स नहीं आती हैं जब मेरी क्लास नहीं होती है। तो बहुत मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं आज तुमने कुछ यानी बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, कि बच्चों के एग्जाम को देखते हुए लापरवाही की है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चों, जब टेक्निकल की प्रॉब्लम होती है तब मजबूरी होती है, वरना क्लास आपके सामने विद एक्सप्रेस की क्लास जरूर आती है। 67-68 वीडियो मैंने आपको डाल दिए। अगर आप उन वीडियो को वॉच कर उनके रजिस्टर को कंटेंट कर लोगे तो मेरे प्यारे, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, कोई आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। जहां पर भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। आप देखिए, आप सती प्रथा को निरुत्साहित का मतलब है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो मेरे प्यारे, अकबर ने लगाया। अकबर का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया था, अब कैसे आया, कहां से आया, वो अभी आपके सामने आएगा। देखिए आप, अकबर ने 1562 में, अकबर ने 1563 में, बिल्कुल डिक्टो दूंगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, आप 62, 63, 1564 लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा का समाप्त किया, तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ सही क्वेश्चन की बात करोगे तो अकबर भी यहाँ पर सही क्वेश्चन आपका आंसर नहीं है। निरुत्साहित करने वाला कौन था? यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर कौन सा आएगा? सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया है? सही मायने में तो कौन आएगा मेरे बच्चों? औरंगजेब आएगा। कौन आएगा? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस मुगल बादशाह ने लगाया है? औरंगजेब ने लगाया है। और अकबर के 3 कंटेंट मैंने आपको बता दिए। 1562 में दास प्रथा समाप्त, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त और 1564 में जजिया का समाप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो मेरे पैचो और अकबर नहीं है, क्या आएगा? औरंगजेब, औरंगजेब आएगा। किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो मेरे पैचो आप क्या लगाओगे? औरंगजेब। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ
लेकिन मैंने आपको अकबर के बारे में कुछ पॉइंट बता दिए, आपको कई पॉइंट यहाँ पर मिल गए। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप आराम से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएंगे। रजनामा निम्न में से किसका फारसी अनुवाद है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र यानी कथा सरित सागर। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको बढ़ना है। रजनामा, रजनामा किसका नाम है? फारसी अनुवाद है महाभारत, महाभारत का फारसी अनुवाद है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार से कई तरीका से पूछा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मुगल साम्राज्य में या मुगल काल में महाभारत का क्या नाम पड़ गया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मुगल काल में महाभारत का क्या नाम था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? मुगल काल में महाभारत का क्या नाम था? तो रजनामा था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अबुल फजल, अबुल फजल आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, अबुल फजल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप एक क्वेश्चन याद देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे छोटे मोटे जितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो मैं आपको साथ के साथ पूरी शाखा पूरी ब्रांच बना देता हूं। हर क्वेश्चन की तरफ आपको सर्किल बनाकर सारे पॉइंट बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आप, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि है। और मेरे प्याचो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें, नोट करें, तो स्क्रीनशॉट मत करिए, नोट कर लीजिए आप। कुछ बच्चे तो स्क्रीनशॉट पर ही एलर्जी है कि हमने तो 4000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, चाहे तो 20,000 करने पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब लेनी है तो क्लियर, जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और प्रेशर में भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, नोट करें आप इसे। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ चल रहे हैं, आगे देखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। बिल्कुल बहुत मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने टॉपिक को पढ़ लिया है, ज्योग्राफी को पढ़ लिया है, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ लिया है, उन्हें क्वेश्चन को देखकर इतनी हंसी आ रही है क्योंकि उन मेरे प्यारे बच्चों का कंटेंट भी, प्रॉपर टॉपिक भी तैयार है और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी तैयार है। तो बिल्कुल बहुत स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए, बार बार इसी बात को बोलता हूँ, बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आती, भाग रहे हो आप, भाग रहे हो आप, पता नहीं कहाँ के लिए भाग रहे हो आप। दिल्ली पुलिस का पेपर 27 नवंबर का है, 14 तक हो जाएगा, उसके बाद कितने ही भागते रहना। पता चला कि उसमें भी नंबर कम आए, फिर भाग रहे हो आप, फिर भाग रहे हो आप। भागना नहीं है, धैर्य से बिल्कुल एक समाधि लेकर बैठ जाइए, तरीका से तैयारी कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए। क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए 4 हैं, क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए 4 है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन झील का क्वेश्चन है, किसी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पुलिकट झील का संबंध किससे है? ये कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है मेरे प्यारे बच्चों। चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में? ओडिशा में है। और वूलर झील कौन से राज्य में है? कश्मीर में है। सामर झील कहां पर है? राजस्थान में है। और इन झीलों की मेरे प्यारे बच्चों खासियत देखोगे वो भी आपको पता होगी। अगर इनकी खासियत की बात करोगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चिल्का झील की खासियत में क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी समुद्री खारे पानी की झील, समुद्री खारे पानी की झील मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल में भी पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों चिल्का झील आपको लगाना है, चिल्का झील आपको लगाना है। चलिए आप, वूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी कैसी है? ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर, ताजे पानी की झील सबसे बड़ी भारत की कौन सी है? वूलर झील। सबसे ज्यादा खारापन कौन सी झील के अंदर है? सांभर के अंदर है। सबसे ज्यादा खारापन
तापमान, सबसे ज्यादा सॉलिडिटी कौन सी झील के अंदर है? तो मेरे पैचो क्या बताओगे? सांबर झील के अंदर है। लेगून झील कौन सी झील कहलाती है? लेगून झील चिल्का झील कहलाती है। एक क्वेश्चन और मैं आपको देकर जा रहा हूं, यहाँ पर देखिए आप, लेगून झील कौन सी झील कहलाती है? चिल्का झील कहलाती है मेरे पैचो। अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, 4 ये बताए और 4 ये बताए, तो मेरे पैचो 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको इसी पॉइंट पर दे दिए। बिल्कुल आप इन्हें नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें, तो झील का भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और लेगून झील कौन सी झील कहलाती है? चिल्का झील कहलाती है मेरे पैचो। और नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलें। अब लेगून की बात करोगे तो लेगून का पॉइंट आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ, इसको नोट कर लें आप। अब लगा लें कि कौन सा ऑप्शन राइट है, बिल्कुल मैंने आपको क्लिक करके दे दिया है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे पैचो देखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील आ गया क्वेश्चन आपके सामने। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील मेरे पैचो, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? बिल्कुल बताइए आप। अभी क्वेश्चन आपके सामने आया, अब क्वेश्चन दोबारा से लेगून कहकर आपसे पूछ लिया है, तो भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? लगाइए स्पीड के साथ, कंटेंट के साथ। चिल्का झील है, तो चिल्का झील समुद्री खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? चिल्का झील है, जिसकी पोजीशन ओडिशा में है। और ये लेगून झील है। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे झील है तो झील में कहीं कहीं पर पानी भरा होता है इस तरीका से। 1 मिनट रुकिए। देखिए आप, चिल्का झील, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। पेन चलना ही बंद हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी 1 मिनट रुकिए आप। चलिए हाँ, अब दोबारा से देखिए आप मेरे पैचो, देखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम स्पीड के साथ देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा मेरे पैचो, देखो आप, चिल्का यानी लेगून झील कौन सी है? आपने बताया जी चिल्का झील को लेगून झील कहते हैं। अब ये जो लेगून झील है, ये चिल्का झील है, ये कैसी झील है? लेगून झील है। तो समझ कर झील है, तो झील के एरिया में जगह जगह पानी भर जाता है। कहीं यहाँ पानी भर रहा है, कहीं यहाँ कोई स्थान छोड़ दिया तो यहाँ पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, इस तरह ऐसे पानी भर रहता है इस झील के अंदर। ऐसी झील जो जगह जगह छोड़कर बीच में स्थल आ जाते हैं, फिर पानी भर जाता है, तो मेरे पैचो ऐसी झील क्या कहलाती है? लेगून झील कहलाती है। आपने देखा किसी व्यक्ति के जैसे सर पे से बाल उड़ जाते हैं, सर पर बाल उड़ जाते हैं, किसी के थोड़े से आगे रखें, किसी के बीच में बिल्कुल ऐसे पूरा चंदा बना रहता है, किसी के कान पर यहाँ कनपटी पर दिखाई देते हैं और ऊपर से पूरा खाली रहता है। तब मेरे पैचो जब व्यक्ति के जगह जगह से बाल उड़ जाते हैं तो उसके सर में भी क्या बन जाता है? लेगून जैसे साइज बन जाते हैं। तो उसके चंदा से कहीं किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ पर है, किसी के बीच में चंदा बन रहा है, कहीं कनपटी साइड में है, तो कहीं कहीं पर भी बाल होते हैं, बीच में एरिया खाली हो जाता है। तो ऐसे लेगून झील ऐसी होती है जैसे सर के बाल उड़ जाते हैं, जगह जगह दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर खोपड़ी खाली हो जाती है, कहीं पर बाल होते हैं। तो लेगून झील कुछ इस तरह से बनती है मेरे पैचो। नेक्स्ट कंटेंट के साथ चलें, बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़े मेरे पैचो। देखिए आप, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आया है। बताइए आप क्वेश्चन को बड़े स्पीड के साथ बताएं। सह्याद्री पर्वतमाला, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने ऐसे क्वेश्चन को गलत किया, 4-5 महीने से लगातार एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, अगर आप डेली उस वीडियो को, एक्सप्रेस की क्लास को डेली वॉच कर रहे हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप फॉर्मेलिटीज के लिए नमस्ते करने आते हो आप और उसके बाद 10-20 मिनट बाद भाग जाते हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप फिर मुझसे कहना भी मत कि हम दिल्ली पुलिस में फेल हो गए। एक देखना, अभी जब आप दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे, जब आप पेपर दे कर आओगे, आपको ये एक्सप्रेस की क्लास का एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट आपको वहां दिखाई देगा। बिल्कुल भी सिर में दर्द नहीं होगा, एकदम आपका स्कोरिंग बहुत अप जाएगा, बिल्कुल आपकी परीक्षा पास होगी, 100% परीक्षा पास होगी। तो बताइए सह्याद्री पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं मेरे पैचो, पश्चिमी घाट। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे पैचो देखिए आप। चलिए देखो क्वेश्चन है आपके लिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देते। विंध्य के दक्षिण में
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदन की चोटी है, ये मुलायनगिरी की चोटी है, ये अनाईमुदी है, यह नीलगिरी है। तब मेरे प्यारे बच्चों लगाइए अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। तब मेरे प्यारे बच्चों लगाइए अनाईमुदी है, अनाईमुदी। दक्षिण भारत की अनाईमुदी किसकी चोटी है? इसकी पोजीशन केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। इसकी पोजीशन कहाँ पर है? केरल में अनाईमुदी है। और कौन सी पहाड़ी की ऊंची चोटी है? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे बच्चों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। कभी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल बताना आप। चलिए, लोकटक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ लिया है और इंडिया ज्योग्राफी जब पढ़ लिया है तो लोकटक जैसा वर्ड जैसे सामने आया एकदम देखकर बताएगा वो मेरा प्यारा बच्चा कि सर जी ये नदी है या पर्वतमाला है या झील है या एक घाटी है। तब मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड, इतनी स्पीड के साथ टाइपिंग करें जितने बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल एक साथ आंसर आना चाहिए कि लोकटक अपना में क्या है। तब मेरे प्यारे बच्चों जब भी आगे के कंटेंट को आपको बता के चलूंगा। मैं आपकी चैट को देख रहा हूं, आप क्या चैट कर रहे हैं आप और किसका वेट कर रहे हैं आप। कुछ वेट नहीं करना है, आप कमजोर कैंडिडेट नहीं हो, आपने अपने आप को कमजोर बना रखा है। आप किसी भी सूरत में कमजोर नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों। आप अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें। आपके अंदर तो इतनी पावर है, जिस दिन आप अपने मन में ठान लोगे कि ये परीक्षा पास करनी है तब मेरे प्यारे बच्चों 100% आप परीक्षा को पास करोगे। अपने अंदर जुनून को जगाइए, अपने अंदर के जुनून को जगाने की कोशिश करें। तब मेरे बच्चों आप किसी से कम नहीं हो। आप बिल्कुल लग जाइए, अच्छे मेहनत के साथ लग जाइए, पूरे जोश के साथ लग जाइए। पूरा दिशा फैमिली, पूरा दिशा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। बिल्कुल पूरे लॉकडाउन में हम आपके साथ रहें, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ रहें। एक एक कंटेंट आपको दिया है, आपके रजिस्टर में बिल्कुल नोट हो गया है। तब मेरे बच्चों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताइए आप ये क्या है? बहुत मेरे बच्चों ने लगा दिया है, ये एक झील है। ये जो लोकटक झील है ये पूर्वी भारत, एक क्वेश्चन अलग इसका राज्य की बात करोगे तो लोकटक झील कहां पर है मेरे बच्चे? मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। राज्य पूछे? मणिपुर। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कह के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल लगा रहे हैं और कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा गलत नहीं होगा। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन याद है, टॉपिक आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ रखा है, टॉपिक के आप अनटच में रह गए हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों छोटा सा बेसिकल क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड हो जाता है, आप पर शेयर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन को शेयर नहीं होने देना है। एक एक सब्जेक्ट को, एक एक कंटेंट को, एक एक कोने कोने में आपको सब कुछ पढ़ना है। बिल्कुल आपको अच्छे तरीका से पढ़ के जाना है क्योंकि आपको अपना भविष्य, अपना फ्यूचर बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की तैयारी में अगले 50 वर्ष का कैरियर सेफ हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे क्यों नहीं आप 1-1.5 साल लग के तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। आप बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, आप अगले 50 वर्ष आपका सेफ रहेगा। अन्य देखो टाइम का तो कुछ पता नहीं होता है, बट अगले आप जो फ्यूचर होता है उसको सेव करने के लिए मेहनत करनी होती है। जब यही 1-1.5 साल 2 साल आपने निकाल दिए तो मेरे प्यारे अगले 50 साल बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल निश्चिंत है। तो आप बिल्कुल पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए। आप कहीं कोई प्रॉब्लम है तो दिशा फैमिली, दिशा परिवार, दिशा प्लेटफॉर्म आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहा है मेरे प्यारे। कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी समस्या को लेकर ऑफिस में भी आता है तो हर बच्चे की समस्या सुनी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी मैं आपसे बार बार बोलता हूं बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आप बड़े बड़े जॉब पर, बड़े बड़े ओहदों पर आप जा सकते हैं, आप अपने पूरे क्षेत्र का नाम कर सकते हैं। आप देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन। अगर यहाँ वर्ड को मैं पूर्वी वर्ड को यहाँ से हटा दूं और क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, अब आंसर क्या आएगा? वूलर झील। वूलर झील कश्मीर में है। अगर पूर्वी कह के पूछ रहे तो लोकटक लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, लोकटक लगाओगे। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया कंटेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का, खनिज का, चट्टान का, मृदा का। पेट्रोलॉजी में किसकी स्टडी होती है मेरे प्यारे बच्चों? पेट्रोलॉजी। हालांकि पेट्रोलॉजी नहीं है, ये पेड्रोलॉजी है, इसमें डे और आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पेट्रोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? पेट्रोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत ये पेड्रोलॉजी है। पेड्रोलॉजी ब्रांच के अंदर किसकी? पेडोलॉजी, जो इसे पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी भी नहीं बोलते, पेडोलॉजी।
देखो आप इंग्लिश में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में आप देख लो। पेडोलॉजी ब्रांच के अंदर किसका अध्ययन होता है मेरे जब मृदा का अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन होता है, सॉइल स्टडी होती है। सॉइल स्टडी कौन सी ब्रांच में है? पेडोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत सॉइल स्टडी होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। मृदा की लवणता मापी जाती है, मृदा की लवणता मापी जाती है मेरे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, साइक्रोमीटर से, चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से। तो मेरे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, आपका आंसर क्या आएगा? आर्द्रता मापी से। नेक्स्ट चलिए आप, बढ़िया कंटेंट। भारत की जलवायु है, कैसी भारत की जलवायु है मेरे बच्चों? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की जलवायु है विषुवतीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है या महाद्वीपीय है? जब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे भारत की जलवायु का टॉपिक पढ़ोगे, कभी जीवन में जलवायु का कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। कहां से वर्षा कैसी हो रही है, कैसा मानसून है? तो मेरे बच्चों मानसून, ये वर्ड मानसून वर्ड कैसा वर्ड है? एक अरबी भाषा का वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून वर्ड कहां से लिया गया है? अरबी भाषा का ये शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसूनी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। कैसी है? कई प्रकार के भारत में मानसून है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो लगाइए टाइपिंग पर स्पीड के साथ मेरे बच्चों, आप पूरे जोश के साथ बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली शाखा कहां से उठती है? अरब सागर से उठती है। भारत में मानसून कौन से राज्य में दस्तक देता है? सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करता है? लगाइए कमेंट बॉक्स में कौन से राज्य में प्रवेश करेगा? केरल में प्रवेश करेगा। और सर्दियों में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप मानसून का जलवायु का टॉपिक मुझसे पढ़ोगे तो एक भी कंटेंट आपका नहीं छूटेगा। टॉपिक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? तब लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें कौन सा आंसर आपका सही आएगा? कश्मीर लेह वाला क्षेत्र आ जाएगा, कश्मीर वाला लेह क्षेत्र आएगा। जब वर्षा का टॉपिक पढ़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों सारा ही टॉपिक आपका क्लियर होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। लगाइए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने। बिल्कुल आप इसको लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे इतिहास पढ़ रखा है, हालांकि आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इतिहास में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का जिक्र हुआ होगा और वहां पर भी आपको बता दिया जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बड़ा कॉम्बिनेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। इतिहास उसका अच्छा हो सकता है जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है, और ज्योग्राफी अच्छी है तो इतिहास भी आपका अच्छा हो सकता है। एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की यानी कि जब आपको इतिहास पढ़ना होता है तो आपको भौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। देखिए आप, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो बहुत मेरे पहचान लगा दिया जी, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तब मेरे प्यारे से एक पॉइंट और बताइए, हम यहाँ पर कौन से दोआब में रहते हैं? हम गंगा यमुना के दोआब में रहते हैं। एक तरफ इधर गंगा है, इधर यमुना है, तो गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। दक्षिण में कौन सा दोआब है? रायचूर का दोआब है मेरे प्यारे बच्चों, रायचूर का दोआब है। तो गंगा यमुना के दोआब में किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गंगा यमुना के दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाया? तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं आप, उस सुल्तान का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ मैंने आपसे पूछा गंगा यमुना के दोआब में किस सुल्तान ने टैक्स लगाया, यानी किसानों पर टैक्स लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, वो सुल्तान कौन था? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। कृषि विभाग की स्थापना भी किसने की है? मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिशा प्लेटफॉर्म से क्लास को वही बच्चा वॉच कर सकता है जिसे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा, क्लास में टाइम ज़्यादा दिया जाता है, बड़ी क्वालिटी के साथ पॉइंट को आपको बताया जाता है। ऐसे डग्गा मार नहीं 10-20 मिनट की क्लास की चल दिए, ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया तरीका से पढ़ना है, अन्य वरना पढ़ना नहीं है। देखिए आप
क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत बच्चों को एकदम इस क्वेश्चन को देखकर एकदम हंसी आई है कि क्वेश्चन सर ने कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है और हंस रहे हैं। क्योंकि वो पता क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन को 50 बार पढ़ चुके हैं और पूरे भौगोलिक पृष्ठभूमि का उन मेरे प्यारे बच्चों को ज्ञान है, उनको इंडिया के मैप का भी ज्ञान है, उन्हें वर्ल्ड के मैप का भी ज्ञान है। उनके सामने ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, उनकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ रही है और वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। वृद्ध गंगा बूढ़ी गंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है, तो मेरे पैचो गोदावरी को कहा जाता है। बहुत मेरे पैचो ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बिल्कुल स्पीड के साथ लगाया है। अब गोदावरी नदी कहां से निकलती है, कितनी बार एक्सप्रेस की क्लास में आपको बताया, तब मेरे पैचो बताइए गोदावरी नदी कहां से निकलती है, इस नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। बहुत मेरे पैचो स्पीड के साथ लगा रहे हैं कि सर जी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक की पहाड़ियों से नदी आती है। तो मेरे पैचो मैंने आपसे बार बार यही बात बोली कि आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को बार बार वॉच कीजिए, मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप क्लास को वॉच नहीं कर रहे हो आप तो उसके जिम्मेदार आप हो। अगर क्लास के साथ आप बने हुए हो लास्ट तक तो मेरे पैचो आप कभी भी फेल नहीं होगे, किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगे। बट आपको मेरी सिर्फ एक बात माननी होगी, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्लास के साथ बने रहना है, लास्ट तक क्लास के साथ बने रहें और 8:30 बजे इस क्लास के साथ बिल्कुल ज्वाइन हो जाएं और क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। अभी क्लास पूरी नहीं हुई है मेरे पैचो, आप क्वेश्चन को देखिए आप, नासिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। कृष्णा कहां से निकलती है, कृष्णा नदी कहां से आती है, बताइए। चारों नदियों के उद्गम स्थल, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट मिल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाया जा रहा है। हर क्वेश्चन बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है। तब मेरे प्याचो कैसे याद करना है, कैसे याद हमें आपको कराना है, किस कंटेंट को कैसे जोड़ना है, ये सिर्फ आपको एक्सप्रेस की क्लास में आपको सब कुछ बता के चलता हूं मेरे प्याचो। देखिए आप, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। फिर आपका पेन रुक गया, चलिए कोई बात नहीं, महाबलेश्वर। चलिए दोबारा से, ये तो आपने नोट कर लिया, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको भी। चलिए आगे, अब वापस हम यहीं पर ही देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए और इसमें आप मेरे पैचो देखो, आप अच्छे से देखना। आप बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल हेल्प की है इसमें, क्योंकि उन्होंने क्लास को वॉच कर लिया है बहुत अच्छे तरीक़ा से, उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। मेरा यहाँ पर पेन नहीं चल पाया था तो मेरे प्यारे बच्चों ने मेरा साथ दिया और 3 जो नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल अपने चैट में अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए। मैं बिल्कुल उनके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीक़ा से उन्होंने लगाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, बच्चों ने लिख दिया है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। मेरे प्यारे, आप देखिए, आप कंटेंट के साथ पेन वर्क नहीं कर रहा है, समय साथ नहीं है, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, किसी स्टूडेंट को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप, चलो मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। देखिए आप, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। और कावेरी नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और नर्मदा मेरे प्यारे बच्चों कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहां से आती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी भी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सोन नदी गंगा में जाकर गिर जाती है, नर्मदा अरब सागर में चली जाती है। मेरे प्यारे, नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलिए, आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। तिब्बत में सांगपो को क्या कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है मेरे प्यारे। भारत में असम में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, इसका उद्गम भी मेरे प्यारे आप लिख सकते हैं, आप कहां से नदी निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से आती है। मानसरोवर झील तिब्बत से आती है नदी मेरे प्यारे। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपका बढ़िया कंटेंट था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए आप, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने। बिल्कुल लगाइए आप, सवाना आपको लगाना है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना। तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं मेरे प्याचो, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए आप, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ बढ़ रही है, उसका रीजन यहाँ पर क्या है? एक तो उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर, ये इसका उदाहरण है, ये इसका आंसर है। लगाइए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ। इस लाइन को डिफाइन नंबर 2 करता है, इस क्वेश्चन की लाइन को डिफाइन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसको डिफाइन करता है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप मेरे पैचो। आप भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों का काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। तो मेरे पैचे इसमें क्या आएगा? जीवाश्मों को जलाना। इसमें लगाइए जीवाश्मों को जलाना, इसका आंसर आएगा जीवाश्मों को जलाना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया 26। आज थोड़ा सा आपका बोर्ड साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओहो आपके तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, निम्नलिखित में से क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो पहले आप। चलिए निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस का फॉर्मूला आपको ग्रीन हाउस का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, मीना का जलवा। मीना का जलवा, तो कौन सी गैस मीना के जलवा को यहाँ फॉलो कर रही है? जिन मेरे पैचों ने पहले क्लास कर रखी है, लगाइए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आप नेक्स्ट, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? इस लाइन से मतलब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, समझो क्वेश्चन ही समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका मतलब है वन जो कम हो रहे हैं उसका कारण क्या है? वनों की संख्या जो घट रही है। इन 4 में से कारण क्या है? कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन, तीर्थ यात्रा या बढ़ती हुई आबादी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बढ़ती हुई आबादी। क्या लगाओगे आप? बढ़ती हुई आबादी, इसका आंसर आएगा बढ़ती हुई आबादी। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? बायोम, जलमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, पृथ्वी का जो बायोम है वो है आपका जलमंडल। क्या है आपका? जलमंडल। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, पूरा क्लिप इसके लिए लेकर आऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ आंसर बताया, बिल्कुल आगे बढ़ा दिया आपको। जब पूरा क्लिप आएगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़े आराम से। दिल्ली पुलिस में लास्ट ईयर आए थे क्वेश्चन, देख लो आप। मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई है यूट्यूब पर, बिल्कुल वीडियो डली हुई है, एक एक कंटेंट इसका डला हुआ है, पूरे ब्लड का, पूरी आरबीसी, प्लाज्मा, एंटीजन, एंटीबॉडी सब कुछ डला हुआ है। देखिए आप वहाँ पर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यही पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन लेकर जाता है। यही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है मेरे प्यारों। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखिए आप, मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? मानव रक्त यानी ब्लड का जो रेड होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक क्वेश्चन और देकर जाऊंगा आपको, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? आयरन पाया जाता है, आयरन मेटल पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं, आपको ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। मेटेरियल वो इकट्ठा करना है जो आपकी समझ में आता है, जहां से आपको मेथड समझ में आता है। आप कितना भी मेटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, जब एग्जाम टाइम में आप जाओगे तो एग्जाम टाइम में आप दिशा प्लेटफॉर्म का जो आपके पास नोट्स है, फिर भी बाद में आपको वही उठाना है। ये बिल्कुल मुझे पता है कि आप कितना भी मेटेरियल इकट्ठा करोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर भी आपको दिशा प्लेटफॉर्म के जो रेस्ट आपने बना रखे हैं, जो जिनको आपने फिलहाल इग्नोर कर रखा है, एग्जाम टाइम में आप बाद में आपको वही उठाने पड़ते हैं। ये मुझे पता है, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं आपको। एक एक सब्जेक्ट का जो रजिस्टर आपने बना रखा है, फिलहाल आप उनको इग्नोर कर रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम आप उसी रजिस्टर को उठाओगे और उसी रजिस्टर से आपकी परीक्षा पास होगी। ये मुझे भी पता है। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग को कहता है? लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। सर्वग्राही कौन सी ब्लड वर्ग का होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हार्ड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ कह रहा है कि कौन सा ब्लड,
कौन सा ब्लड ग्रुप सभी का ब्लड ले सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? तो मेरे प्यारे बच्चों ए भी लगाओगे। अगर सर्वदाता कह के पूछता आपसे, सर्वदाता कह के पूछता, यूनिवर्सल डोनर कह के पूछता, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाते? ओ लगाते। सर्वग्राही कह के पूछ रहे तो ए भी लगा दो। 2 पॉइंट मैंने आपको दिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट कंटेंट के साथ। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा टिश्यू है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने बायोलॉजी की जो मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, टिश्यू वाले टॉपिक को पढ़ रखा है, उसका ऐसा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो लगाइए ब्लड। ब्लड अपने आप में एक ऊतक है। कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है? एक तरल, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो मेरे प्यारे लिखिए आप, अगर मैं आपसे पूछ लूं ऊतक क्या है, यही पूछ लिया मैंने आपसे, टिश्यू क्या होता क्या है, ऊतक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? कोशिकाओं के समूह को, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप जिस भी सब्जेक्ट की आप बात करोगे, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या बायोलॉजी है, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, या मेरे प्यारे बच्चों आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा अगर आपने मुझसे उन सब्जेक्ट को पढ़ा है। संविधान भी आपको मैं दोबारा से कराऊंगा, देखना आप यूट्यूब पर एक ऐसा संविधान आपके लिए लेकर आऊंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। मेरे प्यारे कभी जीवन में आप संविधान नहीं भूल पाओगे, ऐसा संविधान मैं आपको लेकर आऊंगा आपके लिए। पहले भी मैंने आपको संविधान को पढ़ाया, 14 वीडियो डाल रखी हैं, दोबारा से मैं आपको संविधान कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीका से संविधान कराऊंगा। किसी मेरे प्यारे बच्चे का यूपी दरोगा में कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों को तो डरा रखा है, मूल विधि, कुछ भी कोई मूल विधि नहीं है। तब जिस मेरे प्यारे बच्चे का संविधान अच्छा है, वो मूल विधि भी उसकी बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है, पहले से ही तैयार है। देखना आप अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए आप, आयरन की कमी से होता है, बताइए आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पीड के साथ लगाइए। आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से खून की कमी, एरक्तता। मेरे प्यारे बच्चों एरक्तता, बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने। एरक्तता को इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। चलिए आप, सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तंत्रिका आवेग में होता है। मेरे बच्चे लिखिए कोई बात नहीं, लिखिए आप, तंत्रिका आवेग। आपके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, अगर कितना भी हमें परेशानी आए, कितना भी पसीना आए, कोई बात नहीं। ये पसीना मेरा उस टाइम सूख जाता है जब मेरे प्यारे बच्चे क्लास के बाद, क्लास से निकलने के बाद ये कहते हैं कि सर जी क्लास बहुत जोर की पढ़ाई आपने, बहुत शानदार क्लास रही है, आज तक पहली बार ऐसा पॉइंट, ऐसा मेथड समझ में आया है। तब मेरे प्यारे बच्चे, मेरा पसीना तो जब भी साथ के साथ सूख जाता है जब मेरे प्यारे बच्चे क्लास के बाद, निकलने के बाद कहते हैं कि सर जी बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है। जीवन में ये टॉपिक कभी हम पे आया नहीं, हमें पता भी नहीं था, आज हमें आपने इस टॉपिक के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया है, पूरे जीवन नहीं भूल पाएंगे। तो मेरा पसीना तो तभी साथ के साथ सूख जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, लैंग्वेज घुमा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। इसका सीधा मतलब है ईईजी। ईईजी किसकी होती है? ईईजी मेरे प्यारे मस्तिष्क की होती है। किसकी होती है? मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सी ईईजी होती है? इसका फुल नेम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलो। इलेक्ट्रो, फिर आपका पेन रुक गए, तो अब मेरे प्यारे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे, लिखिए आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो। चलो आप नहीं लिखोगे, मुझे लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बस हल्का सा धैर्य जरूर बनाओ आप, धैर्य नहीं बनाते आप। चलिए कोई बात नहीं। इसका ईजी का फुल नेम यहां पर लिख रहा हूं मैं आपको, देखिए आप, एनसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मेरे प्याचो, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और ईजी से किसकी जांच होती है? मस्तिष्क की जांच होती है। एक क्वेश्चन और आपको देकर जा रहा हूं, देखिए आप, ईसीजी। ईसीजी से किसकी जांच होती है? हृदय की जांच होती है, हृदय की जांच होती है। हृदय की जांच किससे होती है? ईसीजी से होती है। इसका फुल नेम है इलेक्ट्रोकार्डियो। यहाँ सी का मतलब है कार्डियो, बाकी सब सेम है, सी का मतलब यहाँ क्या है? कार्डियो। क्या है? कार्डियो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही आते हैं।
हैं, कभी ईजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, कभी ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, या किस किस की इनसे जांच होती है, ये आपसे पूछा जाता है। लिखिए आप मेरे इसको नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, आप और स्पीड के साथ आगे बढ़ें। मानव के शरीर में सबसे लंबी सेल्स है, मानव के शरीर में सबसे लंबी सेल्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत मेरे प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की सेल सबसे बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ, सबसे अधिक अपर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और क्वेश्चन को क्लास के लास्ट तक के लिए डाटा भी उनके पास कम बचता है। तो देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्लास को लास्ट तक वॉच कर रहे हैं। आपने मेरा भी हौसला बढ़ा रखा है। तो अगर आप मेरी क्लास को अब लास्ट तक वॉच करते हो आप, तो मेरा हौसला इतना बढ़ जाता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि और 1-2 घंटा आपको पढ़ा दूं मेरे प्यारे बच्चों। हंसिए मत, कोई बात नहीं, अभी क्लास ज़्यादा 1 घंटा नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि की पोजीशन कहाँ पर होती है? मस्तिष्क के आधार में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। और सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। वृद्धि हार्मोन्स इसी में बनते हैं, TSH हार्मोन्स भी इसी में बनता है। ग्रंथि का टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पर डाल रखा है बायोलॉजी में, वहां से आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। थायराइड, अंतःस्रावी, अशुक्रावी ग्रंथि, लाला ग्रंथि, लारा ग्रंथि, कोई लार ग्रंथि आता है। तो मेरे पैच आप सिर्फ आप यहाँ पर लगाओगे अश्रुकार ग्रंथि, आपको इसमें लगाना अश्रुकार ग्रंथि, ये आपकी लार ग्रंथि है, ये आपकी लार ग्रंथि है। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तब अभी एक्सप्रेस की क्लास में 1-2 दिन पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तब मेरे पैर से लगाइए, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन चिड़िया, गुंजन पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, हमिंग बर्ड भी बोलते हैं मेरे पैर। आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलें, अच्छे कंटेंट के साथ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आगे चलिए आप मेरे पैर। आप देखिए, आप 40 के बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 41, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। इसका आंसर क्या आएगा? जाल युक्त पैर आएगा, चौड़े पंख आएगा, ये लंबी चोंच आएगा, या पंजे वाली उंगली आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जाल युक्त पैर आएंगे, जैसे मेरे प्यारे बच्चे आपने बत्तख वगैरह में देखे होंगे। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 41, चलो 41 ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको विद एक्सप्रेस की क्लास में कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया, और वो क्वेश्चन वो नहीं एक ही क्वेश्चन था। तो मैंने आपको उनके कई पॉइंट, कई कंटेंट मैंने आपको समझाए हैं, कि इसलिए समझाए हैं कि मेरे प्यारे बच्चों हर सब्जेक्ट के कंटेंट पर आपको जाना पड़ेगा, बेस आपको हर सब्जेक्ट का अच्छा करना पड़ेगा। आपको अगर परीक्षा पास करनी है, चाहे आप किसी सिपाही की परीक्षा पास करो या आप किसी अधिकारी की परीक्षा पास करो, जब तक आपका इस सब्जेक्ट का बेस, जब तक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, सब्जेक्ट के सिलेबस का पता नहीं होगा, उसके बारे में आपको नहीं नॉलेज होगी, आपका सिलेबस आपको यही पता नहीं है कि इतिहास में क्या सिलेबस लगा है, ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक होते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों को तो ये पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लगे होते हैं और ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों के सामने आती है। तब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंटेंट करें, देखें कि सिलेबस क्या लगा रखा है, और सिलेबस के आधार पर भी आप टॉपिक वाइज को पढ़ें। उसे बोलते हैं आपका बेस, उसका कंटेंट। जब आप ये चीज करोगे तब मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी रहेगी और बहुत स्पीड के साथ आप स्पीड टाइपिंग कर अपनी ये जो प्रैक्टिस है इसे आप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो आप, और कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कम समय में जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, सिर्फ उनका रीजन सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने उन सब्जेक्टों का बेस बना रखा है, उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और लॉजिकली भी वो क्वेश्चन को ठीक कर जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन उनका मैथ का है या रीजनिंग का है या जीएस का है। तब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको
विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को या अपने मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है, अपने दिशा प्लेटफॉर्म चैनल को, दिशा एकेडमी दादरी चैनल को आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।